गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इसका डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखो, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इस फिजियोलॉजी को आप ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिस्कशन अपने करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है आपका केमिकल प्रोसेस, और सेकंड पार्ट जो इसका है वो है आपका मैकेनिकल प्रोसेस। बेटा, केमिकल प्रोसेस की बात करें आप लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में, तो इसके फर्दर अपने 2 पार्ट्स जो है उनका डिस्कशन करेंगे। एक तो करेंगे डी एमिनेशन, और सेकंड पार्ट जो है वो अपने इसमें डिस्कशन करेंगे ऑर्निथीन साइकिल का। ऑर्निथीन साइकिल या फिर इसको बोलते हैं क्रेब्स या हेंसलेट क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। और मैकेनिकल प्रोसेस जो है, इस मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर फर्दर अपने जो 3 स्टेप्स जो है उनका डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड पार्ट जो आता है इसमें वो आता है सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, और थर्ड पार्ट जो इसमें डिस्कशन करेंगे वो अपने करेंगे सिक्रीशन। यानी कुल मिलाकर यदि आप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें आपका एक तो केमिकल प्रोसेस है और दूसरा आता है मैकेनिकल प्रोसेस। इस केमिकल प्रोसेस में फर्स्ट जो पार्ट है जिसको आपने नेम दिया डी एमिनेशन, इस डी एमिनेशन को यही समझ लें आप लोग। ये कह रहा है ये जो अमाइनो एसिड, क्योंकि डाइजेशन जो होता है ना, डाइजेशन की प्रोसेस जब अपनी सेलुलर डाइजेशन होगा तो सेलुलर डाइजेशन के अंदर आपके ज़्यादातर अमाइनो एसिड जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और इस अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप जो है उसको रिमूव करेंगे, और उस अमीनो ग्रुप को रिमूव करके और इस अमीनो ग्रुप से अमोनिया फॉर्मेशन होगी। अमोनिया फॉर्मेशन यानी NH3 की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं डी एमिनेशन। डायरेक्टली आप देखें कि जो मान लो अमाइनो एसिड है, इस टाइप से कहीं आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सर अमाइनो एसिड जो था वो इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, COH और NH2। तो जनरली क्या होगा इस डी एमिनेशन की प्रोसेस में, ये जो NH2 ग्रुप है यानी अमीनो ग्रुप जो है, इस ग्रुप का ब्रेक डाउन करेंगे और इस NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे NH3 में, अमोनिया में। इस प्रोसेस को ही आप लोग जो नेम दे रहे हैं वो दे रहे हैं डी एमिनेशन का। क्या नेम दे रहे हैं बेटा इसको? डी एमिनेशन का। ये प्रोसेस जो डी एमिनेशन है उसके थ्रू अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, और वही जो अमोनिया है वो आगे ऑर्निथीन साइकिल जो है उस ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की मैकेनिज्म जो रहेगा उसमें आप लोगों को क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, और इसमें पर्टिकुलर डी एमिनेशन का जो स्टेप है उसको मैंने यहीं एक्सप्लेन कर दिया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो सेकंड स्टेप है ऑर्निथीन साइकिल का या यूरिया फॉर्मेशन साइकिल का, या फिर आप बोल सकते हैं क्रेब्स हेंसलेट साइकिल या हेंसलेट क्रेब्स साइकिल जो है उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद जो सेकंड केमिकल प्रोसेस में डी एमिनेशन अपने डिस्कशन किया, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जो है उसका डिस्कशन अपने अब कर रहे हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट तो ये जो हेंसलेट साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल है वो लीवर में कंप्लीट होगा। कहाँ पे? लीवर सेल्स जो है
उन लीवर सेल्स में कंप्लीट होगा। पहला पॉइंट तो इस चीज को याद रखें। दूसरा पॉइंट कि ये जो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जो है वो किस टाइप से यूरिया की फॉर्मेशन करता है, तो डायरेक्टली पहले मैं बात एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो हो सकता है कि आपसे इस साइकिल में कंप्लीटली ना जाके वो आपसे डायरेक्टली यूरिया का फॉर्मूला पूछ ले। तो यदि यूरिया के फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है। सेकंड क्वेश्चन यदि इस साइकिल पे यदि इंटरनली नहीं जाए और वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले हाउ मेनी अमीनो ग्रुप्स या अमोनिया आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1 and 2। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर यूज्ड इन ऑर्निथीन साइकिल by the ornithine cycle and formation of one molecule of urea takes place। इस साइकिल में होगा क्या बेटा, सबसे पहले ये कह रहा है कि जो CO2 है उस CO2 प्लस में वाटर प्लस में अमोनियम आयन अमोनिया जो है 1 मॉलिक्यूल प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है उनको यूज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको यूटिलाइज करेगी लीवर सेल्स और इनको यूज करके ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर, कार्बोमाइल फॉस्फेट में। ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है इसका सिंथेसिस होगा बाय द यूजिंग CO2 वाटर अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और यहां जो एंजाइम होगा वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यूज होगा। ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ऑर्निथीन को यूज करेगा। इस ऑर्निथीन को यूज किया, कार्बोमाइल फॉस्फेट आप रिएक्ट हुए दोनों आपस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नेम था सिट्रुलिन। ठीक है। और बेटा ये जो सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में, और ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो इनको आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। और खास बात क्या रहेगी कि इसको इस टाइम इसको रिक्वायरमेंट रहने वाली है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की NH2 की, और साथ में यहां इसको रिक्वायर्ड रहेगी ATP। और यहां एंजाइम जो यूज हो रहा है वो एंजाइम यूज हो रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं एंजाइम का नेम आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया यानी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो है एंड थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ATP को यूज करते हुए आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आर्जिनिन के अंदर, आर्जिनिन। और आर्जिनिन जो है वो क्या करेगा, यूरिया को रिलीज कर देगा, और ये आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा वापस ऑर्निथीन के अंदर। अब ये जो वापस कन्वर्जन हो रहा है इसका एग्जांपल एक बार एग्जाम में पूछा गया है एंजाइम का, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा कन्वर्जन हो रहा है, आर्जिनेज। ये एग्जाम में पूछा गया एंजाइम है कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, इन विच एंजाइम
आर्जिनिन कन्वर्ट इनटू ऑर्निथिन, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्जिनेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में। यहाँ एंजाइम का पूछ ले तो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम जो है, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये यूरिया जो है वो लीवर सेल में फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वापस साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो ओवरऑल यदि बात करें इस यूरिया फॉर्मेशन के लिए, 1 molecule of CO2, 1 molecule of NH2 and 1 molecule of NH2 means overall 2 molecule of NH2 and 3 molecule of ATP are required। मैं यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूँ, 2 molecule तो NH2, 1 molecule CO2 and 3 molecule of ATP are required in this cycle for the formation of urea, and 1 molecule of urea are formed during this cycle। The formula, chemical formula of urea is NH2CONH2। तो बेटा ये ऑर्निथिन साइकिल अपना कंप्लीट हुआ। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जो एक्सेप्टर होता है इस कार्बोमाइल फोस्फेट का वो है ऑर्निथिन, और इसी वजह से इस साइकिल का नेम जो पड़ा वो कौन सा पड़ा, ऑर्निथिन। बाई चांस इसमें आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनता है इसमें, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो बनता है कार्बोमाइल फोस्फेट। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि भाई इस साइकिल की स्टार्टिंग में तो साइकिल तो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि सिट्रुलिन जो है वो साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। सेकेंड मॉलिक्यूल अमोनिया कहाँ यूज हो रहा है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। तो ये बेटा अपना ऑर्निथिन साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ, और यूरिया की फॉर्मेशन जो है ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है, लीवर सेल्स के अंदर जो है वो ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। एक बार आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लें बेटा, फिर अपने आगे इसका डिस्कशन करेंगे। बेटा इसके बाद जो फिजियोलॉजी वाला सेकेंड पार्ट है जिसको आप लोगों ने नेम दिया था मैकेनिकल प्रोसेस, उसका डिस्कशन करेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस को आप यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। इस मैकेनिकल प्रोसेस में जैसा आपने पहले डिस्कशन किया था कि 3 स्टेप्स जो है वो आप लोग इसमें डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट स्टेप लिखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को पहले समझें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो होता क्या है। सेकंड आप लोगों ने लिखा था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड पार्ट जो आप लोगों ने डिस्कशन किया था वो किया था सिक्रीशन का। अभी मैं फर्स्ट पार्ट ही डिस्कशन कर रहा हूँ मैकेनिकल प्रोसेस का, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस भी आप इसको नेम दे रहे हैं, जिसमें है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, पहला पॉइंट तो ये जनरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड इन बिटवीन Bowman's कैप्सूल। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन के बीच में होगा, कहाँ होने वाला है, ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल में। एक छोटा सा डायग्राम जो है वो आप लोग इसके लिए देखें। आपने कहीं ऐसा डिस्कशन किया था, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप लोगों ने ग्लोमेरुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन की थी। मैं इस साइड में इसकी जो ट्यूब है वो इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ग्लोमेरुलस आप लोगों ने डिस्कशन किया, कल की क्लास में भी अपने इसको डिस्कस किया था। बेटा इस ग्लोमेरुलस में आप लोगों ने इस एरिया में कुछ स्लिट्स, कुछ पोर जो है उनका भी नेम लिखा था, और इन पोर्स को या इन स्लिट्स को क्या नेम दे रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को कि इन स्लिट्स को या पोर्स को आप लोग क्या नेम देते हैं। इस टाइप से यहाँ स्लिट्स बनाए थे कल भी मैंने। हाँ, कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं कि सर इनको पोडोसाइट स्लिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको,
पोडोसाइट स्लिट्स इनको नेम दे रहे हैं। यानी ये बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। मैं तो यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ इनको ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पोर है। तो ये ग्लोमेरुलस पार्ट जो है, ग्लोमेरुलस का कैप्सुलर पार्ट जो है वो हुआ। और सेकंड पॉइंट आपने ये कहा कि सॉरी बोमेन्स कैप्सूल हुआ ये। और सेकंड पार्ट जो इसमें आ रहा था वो आ रहा था एफरेंट आर्ट्रियोल इसमें एंटर कर रही थी। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल जब इसमें एंटर कर रही थी, मैं इस आर्ट्रियोल को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखें कि आप लोग इसको सर ये तो 50 कैपिलरीज में डिवाइड हो रही थी फर्दर, और 50 कैपिलरीज जो है उनका नेटवर्क बन रहा था। उसी नेटवर्क को हम क्या नेम दे रहे थे, उसी नेटवर्क को हम नेम दे रहे थे ग्लोमेरुलस। बट मैं यहाँ डायरेक्टली ओनली वन जो कैपिलरी है उसको शो कर रहा हूँ। ये है आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है आपके ईफेरेंट आर्ट्रियोल। देखो दोनों का डायमीटर मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ईफेरेंट आर्ट्रियोल। ये पार्ट आप जो 50 टाइप्स ऑफ 50 कैपिलरीज जो थी जिनका नेटवर्क बन रहा था, उनमें से आप सिंगल कैपिलरी को मान लें। ये सिंगल कैपिलरी है, मैं इसका नेम भी यहां लिख देता हूं। ये है ब्लड कैपिलरी। ये जो ब्लड कैपिलरी है बेटा, इस ब्लड कैपिलरी में आपने कहा था कि सर इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को ही आप लोग नेम दे रहे हैं एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन को क्या नेम दे रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। ये मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं एंडोथीलियल मेम्ब्रेन, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम थी। कहीं कल वाला डायग्राम याद करें आप लोग। इस एंडोथीलियल मेम्ब्रेन में आप लोगों को स्मॉल पोर्स तो नहीं कह सकता मैं यहां, बट ये मान लें कि बिल्कुल थिन होती है, बिल्कुल थिन होती है। और इस वजह से इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। और इन इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही आप लोग, मैं यहाँ डायरेक्ट ज़्यादा तो नहीं दिख रहा बट कुछ पोर दिख रहे हैं, इन पोर्स का नेम यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। इन पोर्स को आप लोग नेम देते हैं अल्ट्रा पोर। क्या नेम दे रहे हैं इनको, अल्ट्रा पोर। और ये जो पोर थे ग्लोमेरुलस वाले, इनको आप क्या नेम दे रहे हैं, इनको बोल रहे हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट स्लिट, पोडोसाइट स्लिट्स। और जो कैपिलरी है ब्लड कैपिलरी, उसके अंदर जो माइन्यूट पोर्स है उन पोर्स को आप लोग नेम दे रहे हैं अल्ट्रा पोर्स, या इनका कई बार फेनेस्ट्रा भी लिख देते हैं इनको, फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा या अल्ट्रा पोर माइन्यूट पोर्स होते हैं। अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड आएगा, बट ईफ्रेंट वाली जो है उसका डायमीटर कम होने की वजह से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा। और उसी प्रेशर को आप बोलते हैं, प्रेशर जो है उस प्रेशर को ही लिख रहे हैं आप लोग इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, GFP, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा, ब्लड आएगा ज़्यादा, बट जो आउटफ्लो होगा ब्लड का, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होने की वजह से ये जो ब्लड कैपिलरी है उस ब्लड कैपिलरी में एक प्रेशर जनरेट होगा। और उसी प्रेशर की वजह से ये जो अल्ट्रा पोर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये अल्ट्रा पोर्स ओपन होंगे। और ये अल्ट्रा पोर्स ओपन होंगे, इस वजह से इसके अंदर जो ब्लड जो आ रहा है वो ब्लड यहां से इन अल्ट्रा पोर्स के थ्रू फिल्टर होगा। इन अल्ट्रा पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, फिल्टर होकर इस
बीच वाले एरिया में आ जाएगा। और बीच वाला एरिया किसका बेटा? ग्लोमेरुलस का। एंड इस ब्लू वाली जो लाइन यानी एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, उनके बीच में इस एरिया में ब्लड जो है वो फिल्टर होकर फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये जो फिल्ट्रेशन का प्रेशर है उस प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर कई बार इसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी आप लोग नेम दे सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर नेम जो रहेगा वो अपना रहेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा। उसका सिंपल वन रीजन है, एफ्रेंट का डायमीटर मोर होता है या वाइड होती है और एफ्रेंट जो है वो नैरो होती है। इस वजह से ए प्रेशर इज क्रिएटेड on blood capillaries of glomerulus. By the help of this pressure created in blood capillaries, blood is filtered out from these blood capillaries through ultra pores। और इसी प्रेशर को आप बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, अब देखो ये जो अल्ट्रा पोर्स है उनके सामने जो पोर मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? कैप्सूल के अंदर आपको वो मिल रहे हैं पोडोसाइट स्लिट। बट यहाँ से जो मटेरियल जो ब्लड जो है उस ब्लड के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जो भी मटेरियल फिल्टर आउट होगा इन अल्ट्रा पोर्स के थ्रू, वो तो इस बीच वाले गैप में आएगा। और गैप किसके बीच का है बेटा? ये गैप आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये गैप जो है वो तो इस ब्लड कैपिलरी एंड वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के बीच का गैप है। इस बीच के गैप को आप एक्चुअल में नेम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन नेम दे रहे हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी? जो ब्लड फिल्टर होकर इधर आएगा उसको पोडोसाइट स्लिट में एंटर करने देगी या नहीं करने देगी? तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो मेम्ब्रेन है वो एक टाइप से ऑब्जेक्शन करेगी, प्रॉपरली फिल्टर होकर अंदर नहीं आने देगी। मतलब उसको पोडोसाइट में एंट्री को प्रिवेंट करने का काम जो है वो कौन करेगी? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कर सकती है। उसके अलावा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो ब्लड है वो किस में जाएगा? वो इन पोडोसाइट स्लिट्स के अंदर, पोडोसाइट सेल्स जो है उनके अंदर जो पोडोसाइट स्लिट्स है उनके थ्रू किसमें चला जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक्चुअल में अपने को 3 मेम्ब्रेन्स की रिक्वायर्ड है। 3 मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले। एक तो इसमें चाहिए आपके एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है बेटा। सेकंड इसमें आप लोगों को जो बैरियर आ रहा है वो आ रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके बीच में है? इन बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और थर्ड जो पार्ट आ रहा है बेटा, वो पार्टिसिपेट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कर रहा है वो कर रहा है आपका पोडोसाइट स्लिट्स। ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है वो आपस में ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होकर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। इसमें से आपने कहा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा क्यों और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस रेट से होगा, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये कि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसका नेम आपने लिखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो अप्रोक्स 70 mmHg के प्रेशर के इक्वल होता है। पारे का 70 mmHg का प्रेशर जो होगा उसके इक्वल जो है वो आपका ये प्रेशर रहता है। बट आपको ये भी पता है कि जो बीच की मेम्ब्रेन है या ये जो पोडोसाइट स्लिट्स है इनके थ्रू डायरेक्ट फिल्ट्रेशन वाला जो मटेरियल आएगा वो डायरेक्टली इसमें एंटर नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्शन भी करेगा क्योंकि यहाँ गैप भी नहीं है प्रॉपरली। और दूसरा ये डायरेक्टली क्योंकि आगे मेम्ब्रेन सपोज दैट इस फिल्टर से आया, यहाँ पोर भी नहीं है तो ये ऑब्जेक्शन करेगा। ये जो आपकी वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल है, वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, वॉल ऑफ कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल पूरा नहीं लिखा, वॉल ऑफ कैप्सूल जो है
वो ऑब्जेक्ट करेगी किसका, फिल्ट्रेशन का, और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट प्रेशर होता है, इस नेगेटिव प्रेशर को आप बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये एक्चुअल में ऑब्जेक्शन कर रहा है किसका, ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रहा था उसका ऑब्जेक्शन कर सकता है। इस वजह से ये एक टाइप से क्या है, नेगेटिव प्रेशर है बेटा, नेगेटिव प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये अप्रोक्स होता है 20 mmHg। यानी मैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सेकंड प्रेशर के नेम से लिख रहा हूँ, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये है अप्रोक्स 20 mmHg के इक्वल। बट ये नेगेटिव वैल्यू होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। मीन्स ये एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्शन करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्शन है वो कौन करेगा, आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करेगा। सेकंड पॉइंट ये भी देखो कि मान लें यहाँ ब्लड है, उस ब्लड में से मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, तो ब्लड खुद उस प्रोटीन जो यूरिया है या जो इसके न्यूट्रिएंट है, जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उनको बाहर क्यों रिलीज करेगा भाई। आपको एक खुद का पता है कि कहीं भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क करे, तो क्या इसके इनसाइड से जो सोल्यूट पार्टिकल है वो बाहर जाने चाहिए या सिर्फ सॉल्वेंट बाहर जाना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा कि सर यहाँ से कुछ मूव करे तो ओनली सॉल्वेंट मूव करता, वाटर मूवमेंट करता तो मान लेते, बट इस एरिया में से तो ग्लूकोज है, सम आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, सोडियम पोटेशियम वगैरह, वो भी फिल्टर होते हैं। इट मीन्स वो यदि फिल्टर होंगे तो फिल्टर होने के लिए, फिल्टर जब होंगे, वो जो आयंस है, सोल्यूट पार्टिकल भी इसमें से, इस ब्लड में से निकल कर किस में जाएंगे, इस ग्लोमेरुलस में एंटर करना चाहेंगे, तो ब्लड भी क्या करेगा, उनको अपने अंदर रिटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने अंदर उसको बना के मेंटेन कर रखने की कोशिश करेगा। तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड की वजह से एक ब्लड कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं BCHP। क्या बोलते हैं बेटा, BHCP। और ये BHCP जो है वो भी फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि ये भी क्या चाह रहा है कि जो शुगर है, न्यूट्रिएंट है, उन सबको क्या कर लिया जाए, ब्लड के अंदर रिटेन रखा जाए। तो ये BHCP जो है वो अप्रोक्स 30 mmHg के इक्वल है, बट ये भी एक टाइप से नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। तो मैं थर्ड जो प्रेशर है वो भी इधर लिख रहा हूं बेटा, थर्ड प्रेशर जो है, उस थर्ड प्रेशर को यहां लिख देता हूं मैं, ब्लड कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फुल फॉर्म वहां लिखी हुई है। ये कितना है बेटा, ये अप्रोक्स 30 mmHg के इक्वल प्रेशर है। और ये भी एक्चुअल में कैसी वैल्यू शो करेगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। मींस GFP जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसके अगेंस्ट ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा। तो इट मींस ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन का प्रेशर भी होता है, उनको अपने डिस्कशन नहीं करें, उन सबको मिलाकर ही आप BHCP और ये CHP जो है उनको डिस्कशन कर रहे हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल यदि आप बात करें कि रियल में फिर फिल्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तो फिल्ट्रेशन करवाने वाला प्रेशर है और 2 इसका ऑब्जेक्शन करने वाला है। तो जो फिल्ट्रेशन होगा तो इसके लिए आपको चाहिए एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर इसको बोलते हैं EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो रहेगा आपका GFP, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। माइनस में किसको कर देंगे, माइनस में कर देंगे बेटा CHP, और CHP के अलावा किसको माइनस कर देंगे आप, प्लस में BCPH। कुल मिलाकर यदि आप डिस्कशन करें तो ये कितना था, 70 mmHg था, और ये CHP कितना है, ये 20, BHCP कितना है, ये आपका 30। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 20 mmHg जो है
20 mmHg जो है वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उस फॉर्म में बच जाएगा। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये कि इफेक्टिव प्रेशर जो है वो कितना रहने वाला है। इफेक्टिव प्रेशर कब रहेगा, यानी फिल्ट्रेशन करने के लिए तो GFP यानी इस प्रेशर से तो फिल्टर हो रहा है, ये इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है, मतलब इसमें से ये घटा दो, मतलब 70 में से 20 के 50, और ये भी ऑब्जेक्शन कर रहा है तो ये 30 और कर दो, तो 50 में से 30 के ओवरऑल 30। इनको दोनों को मैंने इस टाइप से GFP माइनस CHP प्लस में BCPH और इनको नेगेटिव करके ये आपका 20 mmHg जो प्रेशर है उस प्रेशर से, उस इफेक्टिव प्रेशर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आपके ग्लोमेरुलस पार्ट एंड बोमेन्स कैप्सूल जो है उनके अंदर कंप्लीट होती है। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आपके पार्टिसिपेट कर रही है, एक एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड वन आपके पोडोसाइट स्लिट्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है तब तो आपका आंसर आएगा 20 mmHg, और ये रियल में पॉजिटिव है, मीन्स फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा पॉइंट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 70 mmHg। ब्लड कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है बेटा 30 mmHg, ये ऑब्जेक्शन करता है। और इसी टाइप से आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो 20 mmHg होता है, ये भी फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्शन करता है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो अपने कमेंट करके बताएं। बेटा इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें थोड़ी सी रह गई है, उनको देखें आप लोग। एक तो ये कह रहा है कि आपने जो ब्लड कैपिलरी जो थी, उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपने कहा कि सर इस टाइप से अल्ट्रा पोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मल जहां भी ब्लड कैपिलरीज होती है उन ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी होती है, और ये जो परमिएबिलिटी होती है उससे 100 to 500 टाइम्स मोर permeable blood capillaries are present in glomerulus। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, है इसमें कुछ भी नहीं। ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज है वो नॉर्मल अपनी बॉडी की ब्लड कैपिलरीज होती है। मान लें आपकी बॉडी में ये कोई सेल है, सपोज दैट हैंड की सेल है, और इस हैंड की सेल के पास में कोई ब्लड कैपिलरीज आ रही है। इस ब्लड कैपिलरीज में से भी CO2 फूड जो है वो फिल्टर होता है, सॉरी ऑक्सीजन एंड फूड जो है वो फिल्टर होकर सेल के पास जाता है। तो इन ब्लड कैपिलरीज की जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे 100 to 500 टाइम्स मोर परमिएबल होती है। कौन सी ब्लड कैपिलरी की परमिएबिलिटी? ग्लोमेरुलस वाली ब्लड कैपिलरी की परमिएबिलिटी। दूसरा पॉइंट कि आपने कहा कि सर जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर था जिसको अप्रोक्स आपने 20 mmHg के इक्वल कंसिडर किया, ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उसके थ्रू ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना ब्लड फिल्टर होता है, या कितनी अमाउंट में कितने ml ब्लड जो है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होगा। तो सबसे पहले तो इस फिल्ट्रेशन प्रेशर के थ्रू कितना फिल्ट्रेट बनता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मीनिंग कि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू कितना मटेरियल वोमेन्स कैप्सूल का जो रीनल पोर्शन था ना, कहीं ऐसा याद आ रहा है, बार बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम बेटा, ये आपके लिए ही है कि आपने कहा था कि यहाँ फिल्ट्रेशन होकर जो फिल्ट्रेट इसमें आएगा इस रीनल ट्यूब पार्ट में आएगा, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट आपने PCT, हेनलेज लूप, DCT ये डिस्कशन किए थे कल। तो जो रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट होकर आएगा उस फिल्ट्रेट को बोलते हैं, उस लिक्विड को आप बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता क्या है ये देखें। नॉर्मल जो अपना ब्लड है उस ब्लड में से यदि आप लोग ब्लड कार्ट सेल्स जो है उनको निकाल लेते हैं, ब्लड की सेल्स को निकाल देते हैं, तो पीछे पार्ट बचता है प्लाज्मा। क्या बचता है बेटा? प्लाज्मा। और यदि इस प्लाज्मा में से मैं प्रोटीन को निकाल दूं, क्या निकाल दूं बेटा? प्रोटीन को निकाल दूं, तो
पीछे जो बचेगा उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं आप लोगों को याद आ रहा हो, मैं बैक ले जा रहा हूं। ब्लड की बात करें तो आपने कहा सिर्फ ब्लड के 2 पार्ट थे, एक प्लाज्मा पोर्शन था जो 55% के अप्रोक्स था और दूसरा था ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। इन प्लाज्मा वाले पोर्शन में आपने कहा था कि अप्रोक्स 96% तो वाटरी था, उसके अलावा इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन थी। क्या थी? प्लाज्मा प्रोटीन थी। तो ये कह रहा है कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें भी क्या होता है, ब्लड में से, टोटल ब्लड में से ब्लड कॉर्पसेल्स निकाल दी, मतलब ये पोर्शन निकाल दिया, और ये पीछे प्लाज्मा बचा, उस प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दें। तो डायरेक्टली मैं लिखूं कि ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसेल्स प्लस में ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपका क्या बच जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है, बट उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है प्लाज्मा के अंदर वो आपके इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं होती। प्रोटीन का मीनिंग जैसे आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया कि सर WBC है, जिसको आप लोगों ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स नेम दिया था, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन्स है वो इनके अंदर आपके इस प्लाज्मा में यदि नहीं हो तो उसको आप बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के सिमिलर है, बट उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स एब्सेंट होती है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। फिर कि आपकी बॉडी में जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में कितना ब्लड कितने मिनट में फिल्टर होता है उसका भी एक डाटा लेंगे। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा, आपका जो हार्ट है उस हार्ट में आप लोगों ने कहा कि 1 कार्डियक साइकिल जो है उससे कितना आउटपुट निकलता है, वो निकलता है 70 ml ब्लड जो है वो आउटपुट आता है। बट आपने कहा कि सर इन 1 मिनट कार्डियक साइकिल जो है वो कितने होते हैं, आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा था कि एवरेज 72 साइकिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मिनट में ब्लड कितना हो जाएगा, 70 × 72, और यदि 70 × 72 को करते हैं तो अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड जो है, यानी मैं ये लिखूंगा इसको 4900 ml या 5 लीटर ब्लड जो है वो अपने हार्ट से 1 मिनट में आउटपुट होता है। मतलब हार्ट अपनी एक ऐसी मोटर है जो 1 मिनट में बाहर की तरफ जो ब्लड है वो कितना फेंकती है, 5 लीटर ब्लड को फ्लो करवाती है। बट ये जो 5 लीटर ब्लड होगा उस 5 लीटर का अप्रोक्स 20 to 25% ब्लड ही किस में आएगा, मूव इन किडनी। जो किडनी है उनमें कितना ब्लड आएगा बेटा, उस 5 लीटर का मतलब 20 to 25% है। 20 to 25%, 5 लीटर का यदि 20 to 25% करोगे तो आप अप्रोक्स आइडिया दे दोगे कि सर 1100 ml से लेकर 1200 ml जो है वो ब्लड हो सकता है। इतना ब्लड आपकी किडनी में आएगा। अब ये तो ब्लड आया किडनी में, बट इस ब्लड का प्लाज्मा कितना होगा, आप तो डायरेक्टली ये ले लें कि सर 1200 ml ब्लड यदि किडनी में आता है तो प्लाज्मा कितना होता है, लगभग 650 ml प्लाज्मा जो है वो अपने को किस में मिलेगा, किडनी के अंदर फिल्टर होगा। इस प्लाज्मा को ही आप बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा, रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी किडनी में से अप्रोक्स 650 ml ब्लड प्लाज्मा ही फ्लो होता है विद इन 1 मिनट। बेटा ये 1 मिनट का डिटेल दे रहा हूं मैं, डे का नहीं दे रहा। 1 मिनट में आपकी किडनी जो है उसमें से लगभग 650 ml ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, जिसको आप बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। कैसे आया उसको दोबारा से देख लें। आपने कहा कि सर 1 मिनट में अपना हार्ट जो है वो 4900, इसको 5000 ml मान लें आप, 5000 ml ब्लड को निकालेगा।
उस टोटल 5000 ml में से ब्लड जो है वो आपकी लेग्स में भी जाएगा, आपके ब्रेन की तरफ भी जाएगा, ब्लड जो है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। उस टोटल ब्लड का अप्रोक्स 20 to 25% मीन्स 1100 to 1200 ml ब्लड जो है वो ही किस में एंटर करेगा, किडनी में एंटर करेगा। ये जो किडनी में एंटर करेगा 1 मिनट में, उस ब्लड में प्लाज्मा कितना होगा, क्योंकि आपने कहा सर ब्लड का जो पार्ट है उस ब्लड में से 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, तो इतना तो ब्लड है, इसका 50% डायरेक्ट 50 ले लो आप, तो 1200 का 50 देखो तो कितना आ जाना चाहिए 600, और बट 55% है तो लगभग 650 ml प्लाज्मा जो है अपना किडनी में एंटर करेगा, जिसको आप बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो एक तो कहीं बेटा वैल्यू दे रखी होगी रीनल प्लाज्मा फ्लो की, तो इस रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी आप लोग ध्यान रखें। अब ये जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा जो 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी में एंटर करने वाला है, उसको फिल्टर करके अप्रोक्स 125 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होगी, फिल्ट्रेट बनेगा। अब सीधा सा है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ। ये हमारे पास सर एक छलनी है, जिसे चाय छलने वाली छलनी मान लो आप, तो इसके अंदर आपने टोटल 650 ml कोई लिक्विड डाला, यानी वो रीनल प्लाज्मा डाला इसमें। अब ये कह रहा है जब आपने इसमें डाला 1 मिनट में, तो इससे जो फिल्टर होकर केमिकल जो निकला आगे फर्दर इस कैप्सूल में गया वो 125 ml पर मिनट के हिसाब से गया, मतलब ये ऊपर का ऊपर ही वापस ब्लड के थ्रू ही चला गया। इसका मतलब कि 1 मिनट में आपकी किडनी जो है वो कितना नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाती है, 125 ml पर मिनट नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, 125 ml पर मिनट। अब 1 मिनट में इतना नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है तो 1 डे में कितना बन जाएगा, 1 डे जो है उस 1 डे में अप्रोक्स 180 लीटर बन जाएगा। कितना लीटर बन जाएगा बेटा, 180 लीटर पर डे। 1 मिनट में 125 ml, ये आई थिंक वैल्यू आप लोगों को मेरे को दोबारा बतानी पड़ेगी। दोबारा से देखें, जो हार्ट का आउटपुट था मीन्स 5 लीटर ब्लड, उस ब्लड का अप्रोक्स 25% मीन्स 1200 ml ब्लड, उस ब्लड का 55% मीन्स 650 ml प्लाज्मा। ये प्लाज्मा आपकी किडनी में अभी जो मैंने प्रोसेस बताई थी उस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर होगा, और फिल्टर हुआ तो फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस का इसका बोमेन्स कैप्सूल जो है उस कैप्सूल के अंदर कितना जाएगा, 125 ml पर मिनट में ही जाएगा, और 125 ml पर मिनट जाएगा तो पर डे कितना जा सकता है, 180 लीटर। अब ये तो सीधी सी बात होगी ना कि यदि 180 लीटर पर डे यदि इस रीनल ट्यूब में चला जाए कोई फिल्ट्रेट, तो उतना तो आपको बाहर निकालना पड़े, बट नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं कि जितना ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट इस रीनल पार्ट में आया उसका मैक्सिमम पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, और आप जो एक्सक्रीट करते हैं वो करते हैं अप्रोक्स 1.5 लीटर जो है यूरिन एक्सक्रीट करते हैं पर डे। मीन्स इस 180 लीटर का मैक्सिमम पार्ट आप लोगों ने क्या कर लिया, 99 पॉइंट समथिंग पार्ट जो है वो आपने रीएब्जॉर्ब कर लिया, और ओनली 1.5 लीटर यूरिन ही अपने एक्सक्रीट करते हैं। तो ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी उसका डिटेल हुआ। सेकेंड पार्ट जो इस मैकेनिकल प्रोसेस में बचा हुआ है वो अपना बचा हुआ है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। उसका डिस्कशन बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको 2 बार देखें आज की वीडियो को, ताकि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके समझ में आए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअल में है क्या। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।